वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। यू ऑल आर हियर बिकॉज एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स एन इजी लर्निंग। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर 4 जिसका नाम है नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया। इस चैप्टर के अंदर हम अलग अलग ऐसे मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे जिसकी वजह से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने में और ज़्यादा मदद हुआ। कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अलग अलग मूवमेंट्स करके इंडिया को एक अप्रोच किया कि वो इंडिपेंडेंट हो सके। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया, Britishers become familiar with the political conditions of India. The Britishers East India Company took advantage of the political dispute or internal weakness of India from 1757 AD. अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स की, तो जो यहाँ पर इंडिया में आए थे एज अ ट्रेड करने, बट बाद में उन्होंने हम पर रूल किया, वो हमारे यहाँ का पॉलिटिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा एडवांटेज लिया हमारे पॉलिटिकल डिस्प्यूट, यानी कि इंडिया के अंदर जो लोगों के राजाओं के जो झगड़े होते थे वो, और उसके अलावा जो इंडिया के इंटरनल वीकनेस थी, यानी कि हमारी खुद की जो कमजोरी थी। और इसी वजह से 1757 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया। After creeping into Bengal to the revolt of 1875 AD, it established its supremacy over India in its 100 years of rule. अगर बात करें 1757 के बाद, तो 1875 में बंगाल के अंदर उन्होंने एक जो वॉर था वो जीतने के बाद उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर सुप्रीम पावर हासिल कर दिया था, और उन्होंने 100 साल के रूल में अपने आप को इंडिया में बहुत ज़्यादा सुप्रीम, बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया था। In order to maintain this supremacy, the English gradually developed a strong administrative structure in the country. और यही सुप्रीमेंसी को मेंटेन करने के ब्रिटिशर्स का जो ये एक रुआब बन चुका है, इसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए सोचा। Through this administrative structure, common laws, common administration and a legal system according to the British system came into एग्जिस्टेंस। और इसी की वजह से एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है कि कौन सा काम क्या करेगा, कैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज होगी, कैसे गवर्नमेंट फंक्शंस काम करेंगे, एक कॉमन लॉ क्या होने चाहिए, कॉमन एडमिनिस्ट्रेटर क्या होना चाहिए, एक लीगल प्रोसेस क्या होती है, लीगल सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई। Yet the English residing in India established such law and administration that England would get more benefit at the cost of India. They made England prosperous and exploited India the most. But उन्होंने जितने भी रूल्स बनाए वो सारे के सारे रूल्स ऐसे थे जिसके अंदर इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था और इंडिया को हर हाल पर लॉस ही हो रहा था, और वो इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा प्रॉस्परियस यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते थे, बट इंडिया को बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है द ग्रेट नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857। सम ऑफ द फैक्टर दैट कॉज द अपराइजिंग ऑफ 1857 वेर पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइशन, सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर, मिलिट्री फैक्टर्स। अगर हम बात करें कि 1857 में ऐसा तो क्या हुआ था कि लोगों को आजादी लेने की इच्छा हुई थी, व्हाई दे वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, ठीक है, बिकॉज अभी तक तो 100 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं, सब लोग ब्रिटिशर्स के अंडर रह रहे हैं, बट आजादी क्यों चाहिए? तो एक पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन था, यानी कि लोग जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से खुश नहीं थे, सेटिस्फाई नहीं थे। सेकेंड था इकोनॉमिक एक्सप्लॉइशन, हर तरीके से हमको लूटा जाता था, हमसे बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था, बेनिफिट्स नहीं दिए जाते थे, तो ये भी एक रीजन था कि लोग को आजादी चाहिए थी। सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर, लोगों को धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, लोगों को अपना सोशल, अपना रिलीजियस फॉलो नहीं करने दे रहे थे, ये सारे रीजन भी थे। मिलिट्री फैक्टर था कि वो लोग अपनी मिलिट्री बढ़ाए जा रहे थे, हमको कोई बड़ी पोस्ट नहीं दे रहे थे, हमको एज ए सोल्जर रख रहे थे, इंडियंस ही इंडियंस को मार रहे, ये सारे सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। एंड इमीडिएट रीजन लाइक इंडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल इन द आर्मी, और एक इमीडिएट रीजन ये भी था कि आर्मी के अंदर एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया। मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द अपराइजिंग, सबसे पहले अगर कोई शहीद हुए हो तो वो है मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे सबसे पहले लड़ाई करने के लिए शहीद हुए थे अपराइजिंग में, यानी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए जागा था, जब इंडिया इंडिपेंडेंस लेने के लिए आगे बढ़ रहा था। सेवरल रिवॉल्यूशनरी लाइक नाना साहेब, तात्या तोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर एक्सेट्रा टुक पार्ट इन इट, और बहुत सारे लोग जैसे नाना साहेब, तात्या तोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, ये सारे लोगों ने भी, इनके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इस अपराइजिंग के अंदर पार्ट लिया था। The uprising of 1857 produced many effects, among which are the end of the company rule in India and the rule of the British Crown ruled by Queen Victoria, change in administrative, military, social, religious, political funda.
ठीक है। अगर हम बात करें कि ये अपराइजिंग से क्या हुआ, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिली। इंडिया को इंडिपेंडेंस लेने के लिए एक थॉट मिला, लोगों को एक ये बात पता चली कि हमें भी इंडिपेंडेंस लेनी चाहिए। उसके अलावा पूरा ब्रिटिश का जो कंपनी रूल था वो हिल गया, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रिटिश क्राउन यानी क्वीन विक्टोरिया का जो रूल था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लूज होने लगा, और इसी की वजह से उनको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम में, मिलिट्री में, सोशल, रिलीजियस पॉलिसीज, हर तरीके से उनको चेंज करने लगा। The reason responsible for the failure of 1857 uprising are the beginning of uprising before the planned time, ठीक है। और ये अपराइजिंग यानी कि ये जो मुहिम शुरू हुई थी ये क्यों फेल हो गई, तो इसका एक ही रीजन था कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। जो दिमाग में आया वो सबने कर दिया। प्रॉपर प्लानिंग न होने की वजह से ये पूरा मूवमेंट एक फेलियर में कन्वर्ट हो गया। लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, इनसफिशिएंट एंड अनसोफिस्टिकेटेड वेपन्स, ठीक है। दूसरा था कि लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, कोई लीडर नहीं था जिसको जो इच्छा हो रही थी वो कर रहा था, एक प्रॉपर लीडरशिप की कमी थी। इनसफिशिएंट एंड अनसोफिस्टिकेटेड वेपन्स, हमारे पास इतने वेपन्स नहीं थे। ब्रिटिश आर्मी के पास जितने एडवांस वेपन्स थे इतने एडवांस वेपन्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट दैट नेशनलिज्म अमॉन्ग रिवॉल्यूशनरीज, जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे वो अपना फायदा देख रहे थे, जिनकी जगह उनको पूरे इंडिया का सोचना चाहिए था, बट वो लोग पूरे इंडिया का ना सोच के सिर्फ अपना अपना फायदा देख रहे थे। लैक ऑफ सुटेबल एंड ऑर्गेनाइज लीडरशिप एक्सेट्रा, एक सुटेबल और ऑर्गेनाइज लीडरशिप की भी कमी देखने को मिली थी। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लास, ये सारी चीजों के बारे में आपने पहले प्रीवियस क्लास में 8th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ के आए हुए हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बॉयकॉट एंड इंडिजिनियस मूवमेंट्स। Boycott and indigenous movement along with Bang Bang movement 1905 was one of the important event of the Indian national movements। अगर हम बात करें boycott and indigenous movement, जिसको बंग भंग मूवमेंट भी बोला जाता है, जो 1905 में शुरू हुआ था, ये इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के अंदर इंक्लूड होता है। बिकॉज ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स मैचुअलिस्ट पॉलिसीज, बॉयकॉट एंड इंडिजिनियस मूवमेंट गेट एन इम्पल्स। जो हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एडॉप्ट की थी, यानी कि हम लोग आपस में, वो लोग हमको आपस में भड़काएंगे और हमको दोनों तरफ से वो लोग रूल करेंगे, इन पॉलिसीज के सामने इंडिया ने इंडिजिनियस मूवमेंट की शुरुआत की थी। बंगाल वॉज अ बिग प्रोविजन एट दैट टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल विच इंक्लूड द प्रेजेंट डे बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। अगर बात करें उस टाइम पर, तो उस टाइम पर सबसे बड़ा अगर ब्रिटिश पावर के पास कोई जो स्टेट था तो वो था बंगाल। उनके पास बंगाल वन ऑफ द मोस्ट बिग प्रोविंस था उनके पास, ब्रिटिशर्स के पास। वो उस टाइम का बंगाल यानी अभी का बंगाल प्लस बिहार प्लस ओडिशा, तीनों स्टेट को इंक्लूड करते हैं, तब का उस टाइम पर एक बंगाल था। कंपेयर टू अदर स्टेट्स, बंगाल वाज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ नेशनल वर्किंग। अगर बात करें बाकी सारे स्टेट से, तो पूरे इंडिया के सारे स्टेट से ज्यादा बंगाल के वहां पर ज्यादा सेंट्रल पॉइंट देखने को मिलते थे। द इम्पल्स एंड थॉट फॉर द नेशनल मूवमेंट केम फ्रॉम बंगाल। जितने भी ये थॉट्स आते हैं कि नेशनल मूवमेंट होना चाहिए, कैसे हमको आजादी चाहिए, ये सारे कहीं ना कहीं बंगाल से ही ओरिजिनेट हुए थे। इन द 1857 revolt, Hindu and Muslim had collectively fought the English. That's why through the English strategy of divide and rule, they encouraged communalism and caused division among people. और 1857 के रिवॉल्ट के बाद जब हिंदू और मुस्लिम कलेक्टिवली, मतलब दोनों हिंदू और मुस्लिम लोग साथ में इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने लगे, तब उन्होंने ये स्ट्रेटेजी यूज की, डिवाइड एंड रूल, यानी कि हम लोग कम्युनलिज्म करेंगे, हिंदू और मुस्लिम को आपस में भड़काने का काम करेंगे। विक्ट्री कर्जन 1899 से 1905 तक जिसने रूल किया, divided the vast Bengal province into East Bengal and West Bengal in the name of bringing about administrative efficiency। और विक्ट्री कर्जन ने यहाँ पर आने के बाद बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, और नाम ये दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, यानी कि एक गवर्नमेंट अच्छे से काम कर सके, इसकी वजह से बंगाल को दो हिस्सों में बांटा हुआ है। There was a strong opposition to the division of Bengal, और लोगों ने इसका अपोज किया कि हमें बंगाल का डिवीजन नहीं चाहिए, हमें एक ही बंगाल चाहिए। When Bengal was divided on 16th October 1905, the whole Bengal observed the day as National Mourning Day। और जब 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल को डिवाइड किया गया, तो पूरे बंगाल के अंदर नेशनल मॉर्निंग डे करके एक बोलते हैं ना कि ऑब्जर्व किया गया, लोगों ने इस नाम से उनको अपोज किया।
The same day, an announcement about boycotting all foreign goods and encourage the use of indigenous good was made. और उसी दिन ये डिक्लेयर किया गया कि अब से हम कोई भी फॉरेन की चीज यूज नहीं करेंगे और सिर्फ इंडिया की बनी हुई स्वदेशी चीजों को ही यूज करेंगे. Not Maralis, Bengalis, but the other Indian also began to believe that the division had become done to crucial the voice force feelings of nationalism that was catching up in India. बट बंगालीस को ही नहीं, पूरे इंडिया को ये लग रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल को इसलिए दो हिस्सों में बांटा है क्योंकि इंडिया एक हो रहा है और वो आजादी के लिए आवाज उठा रहा है. That day, Hindu and Muslim tied rakis to each other in the entire Bengal to express their unity. और इस दिन को यानी कि 16 अक्टूबर को ही हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधी और ये प्रूव किया कि हम लोग भाईचारे से रहेंगे और हिंदू मुस्लिम एक यूनिटी ही रहेगी. दिस मूवमेंट है 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स. ये पूरे मूवमेंट में 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हुए. पहला, एडॉप्ट इंडिजिनियस प्रोडक्ट, स्वदेशी. हमने इंडियन गुड्स को एडॉप्ट किया यानी कि अब से हम लोग सिर्फ स्वदेशी चीजों को ही यूज करेंगे. सेकंड, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स. हमने जितने भी फॉरेन गुड्स थे, इंग्लैंड से जो गुड्स बन के आते थे या जितने भी ब्रिटिश के गुड थे, उनको हमने बॉयकॉट कर दिया. एडॉप्ट नेशनल एजुकेशन. हमने नेशनल एजुकेशन को एडॉप्ट किया यानी कि हिंदी पढ़ना शुरू किया, अपनी अपनी मदर टंग में एजुकेशन लेना शुरू किया रेदर देन इंग्लिश. हमने इंग्लिश एजुकेशन को भी बॉयकॉट करने की कोशिश की. India benefited a lot due to this Swadeshi movement, while the English industry was badly affected due to the boycott of foreign goods. ये स्वदेशी मूवमेंट होने की वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ क्योंकि इंडिया के प्रोडक्ट्स बिकने लगे और इंग्लैंड का जो मार्केट था यानी कि ब्रिटिशर्स का जो मार्केट था वो पूरा का पूरा अफेक्टेड हुआ, वो पूरी तरीके से डाउन होने लगा क्योंकि लोगों ने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया था. The cloth coming from Manchester stopped, sugar, shoes, cigarettes, tobacco, etc. imported from England also reduced and the sale of cloth made in India increased. और धीरे धीरे जितने भी कपड़े, शुगर, शूज, सिगरेट, तंबाकू, ये सारी चीजें जो इंग्लैंड से आती थी वो आना कम हो गई और इंडिया के अंदर उसका प्रोडक्शन बढ़ा और इंडिया के जो चीजें थी वो बिकने लगी. फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग इंडिजिनियस गुड वेयर स्टार्टेड. नई फैक्ट्री शुरू हुई जो इंडियन गुड्स बनाने लगे क्योंकि पूरा इंडिया अभी सिर्फ इंडिया की चीजें यूज करने वाला है तो लोगों को एक इंकरेजमेंट मिला, उन्होंने इंडियन फैक्ट्रीज शुरू की जहां पर इंडियन गुड्स बनेंगे. द इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट वॉज फेल्ट इन अदर प्रोविजंस ऑफ इंडिया लाइक पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास एक्सेट्रा. ये जो मूवमेंट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट या फिर बॉयकॉट आप बोल सकते हो, ये इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पर अफेक्ट हुआ था जैसे पंजाब, यूपी, एमपी, मुंबई, मद्रास, उसके अलावा बंगाल, बहुत सारी जगह पर उसके इफेक्ट देखने को मिले थे. द इको ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वॉज फेल्ट इन गुजरात टू. और ये जो स्वदेशी मूवमेंट का इको यानी कि स्वदेशी मूवमेंट जो शुरू हुआ था इसकी अफेक्ट गुजरात के अंदर भी देखने को मिली थी. द इको ऑफ द मूवमेंट वॉज ऑल्सो फेल्ट स्ट्रांगली इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड जस्ट विद इन 6 years 1911 द डिवीजन ऑफ बंगाल वॉज स्क्रैप्टेड आफ्टर अ रीथिंकिंग बाय द पार्लियामेंट. और ब्रिटिश पार्लियामेंट को इतना अफेक्ट हुआ, उनका मार्केट इतना डाउन गया कि 6 साल के बाद यानी कि बंगाल को कब डिवाइड किया था 1905 में और उसके 6 साल बाद 1911 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग बंगाल को वापस ज्वाइन कर देंगे और ये जो उनको डिवाइड किया हुआ ये आइडिया को हम लोग स्क्रैप कर देंगे. दिस वॉज अ मेमोरेबल विक्ट्री बाय द इंडियंस. और ये एक इंडियंस की बहुत ज्यादा मेमोरेबल विक्ट्री है कि हमने सबने एक होके, यूनिटी होके पूरे के पूरे ब्रिटिश पार्लियामेंट को हिला दिया था. A victory of a relentless united efforts. This was noteworthy victory of a new awakening against the English rule. और ये जो हमारा एक यूनाइटेड मतलब कि एक बोलते कि पूरा इंडिया एक हुआ जिसकी वजह से हम लोग विक्ट्री कर पाए, ये एक नोटवर्दी विक्ट्री रहेगी कि हमने पहली बार इंग्लिश गवर्नमेंट को, इंग्लिश रूल को पूरी तरीके से हिला दिया था और इंडिया के अंदर आजादी के लिए और आगे मुहिम चलाई थी. नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है मुस्लिम लीग 1906. 1906 के अंदर ब्रिटिशर्स ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की कि अब वो किसी भी हालत में हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी तोड़ेंगे. By adopting the divide and rule policy, the English wanted to create a conflict between Hindus and Muslim. Divide and rule policy अडॉप्ट करने के बाद इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, दोनों के बीच में झगड़े हो. Then the victory Lord Minto and the Indian vizier
मॉरले टुगेदर प्लान टू क्रश द इंडियन नेशनलिज्म। उसके बाद जो विक्ट्री लॉर्ड मिंटो थे, जो ब्रिटिशर्स के थे, और उसके अलावा इंडियन वजीर जिसको हम दीवान भी बोलते हैं, मॉरले, इन दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि अब हम किसी भी हालत में इंडिया का नेशनलिज्म तोड़ के ही रहेंगे। When the national fight becomes stronger, the English became the favor the upper class Muslim। जैसे जैसे इंडिया के अंदर सब कुछ स्ट्रांग होने लगा, यूनिटी देखने को मिली, इंग्लिश लोगों ने क्या किया, अपर क्लास के जो मुस्लिम थे यानी कि अमीर मुस्लिम जो थे उनके साथ उन्होंने उनका फेवर करना शुरू कर दिया। द इंग्लिश बिकम सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम दैट दे मस्ट फ्रॉम अ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड फॉर सेपरेट वोटिंग राइट्स एंड सेपरेट वोटिंग सेंटर्स। और धीरे धीरे मुस्लिम कैटेगरी को उन लोगों ने अपने आप के फेवर में ले लिया, यानी ब्रिटिशर्स ने उनको कन्विंस कर लिया कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को एक अपना अलग सेपरेट डिमांड करनी चाहिए, उनको एक अपना अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, अपने अलग वोट्स मानने चाहिए, और इस तरीके से उन लोगों ने मुस्लिम्स को भड़काया था। एज ए रिजल्ट मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म 1906, और यही बहकावे में आके मुस्लिम लीग फॉर्म हुई 1906 के अंदर। रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम आगा खान, नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान, विक्ट्री मिंटो एंड हिज पर्सनल मिनिस्टर डुनलॉप स्मिथ हैड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इस लीग के जो हेड थे वो बने आगा खान, ठीक है, जो एंड नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान, ये दोनों लोग इस मुस्लिम लीग के हेड बने। और विक्ट्री मिंटो और उनके जो पर्सनल मिनिस्टर थे डुनलॉप स्मिथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोनों इस मुस्लिम लीग के ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म होने के पीछे। In order to stop the Muslim League from attending the annual conference of the Congress, the annual conference of the Muslim League was arranged on the same day as that of the Congress। अब उस टाइम पर एक ही गवर्नमेंट चलती थी, या एक ही जो ऑपोजिशन था वो था कांग्रेस। कांग्रेस ने अपनी एनुअल मीटिंग रखी थी, एनुअल कॉन्फ्रेंस रखी थी, जहाँ पर हर एक लोग आते हैं, वहाँ पर मुस्लिम मेंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। बट क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो, इसलिए उन लोगों ने क्या करवाया कि मुस्लिम लीग का कॉन्फ्रेंस भी उसी दिन को रखवाया जिस दिन कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस था। Thus, the demand for separate representation is not the brainchild of the Muslim but that of the English policy। और इसीलिए ये जो मुस्लिम लीग पूरी बनी और जो मुस्लिम्स हमारे हिंदू के ऑपोजिशन में आए, ये कोई एक ब्रेन चाइल्ड नहीं था, यानी ये कोई बचपना नहीं था, ये सोची समझी इंग्लिश पॉलिसी थी। Minto started the policy of taking Muslim as associates. That's why many writers consider Minto as the father of the Muslim communalism। और धीरे धीरे मिंटो जो थे वो मुस्लिम एसोसिएशंस के बात करने लगे, उनके साथ क्लोज होने लगे, और इसीलिए कुछ बहुत बड़े बड़े राइटर्स ऐसा भी बोलते हैं कि जो मिंटो है वो मुस्लिम कम्युनलिज्म का फादर भी बोला जाता है। A historian also goes to the extent of saying that the real creator of Pakistan was not मोहम्मद अली जिन्ना और राहितुमुल्लाह खान बट लॉर्ड मिंटो। और बहुत बड़े बड़े राइटर्स जो हिस्टोरियंस है वो ये भी बोलते हैं कि पाकिस्तान बनने के पीछे मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ नहीं है, या फिर राहितमुल्लाह खान का भी हाथ नहीं है, ये बल्कि लॉर्ड मिंटो का हाथ है। बिकॉज इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छे से रहते थे, बट लॉर्ड मिंटो इज़ द पर्सन जिसने हिंदू और मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू करवाया, और वो कॉन्फ्लिक्ट आज भी हमको देखने को मिलते हैं। Since then only the conflict between Hindu and Muslim increased and result in the division of इंडिया। और ये पॉलिसी लाने के बाद जब लॉर्ड मिंटो ने ये अलग मुस्लिम लीग बनवाई और ये सारी चीज़ें करने के बाद हिंदू और मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिन भर दिन बढ़ते ही रहे, और उसके रिजल्ट में क्या हुआ, इंडिया डिवाइड हो गया। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, हमारे यहाँ पर जितनी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी थी इंडिया के अंदर वो शुरुआत करने वाले कौन थे, तो वासुदेव बलवंत फड़के। रिवॉल्यूशनरीज लाइक दामोदर छापकर एंड बालकृष्ण छापेकर ब्रदर्स, वीर सावरकर, बद्रीनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चक्की, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिवाराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोहन सिंह एक्सेट्रा कैरिड आउट द टॉर्च ऑफ नेशनलिज्म। ये सारे और इनके अलावा भी अनेक रिवॉल्यूशनरीज थे जिन्होंने हमारे यहाँ पर इंडिया की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई की, उन्होंने अपने आप का बलिदान भी दिया। यूथ ट्रेंड इन मेकिंग एंड यूजिंग वेपन्स वेर अ कॉन्स्टेंट थ्रेट फॉर द इंग्लिश गवर्नमेंट। उस टाइम पर इंग्लिश गवर्नमेंट को यही डर था कि इस टाइम का जो यूथ था, ठीक है, वो ट्रेनिंग भी कर रहा था, वेपन्स भी बना रहा था, और ये इंग्लिश गवर्नमेंट के लिए एक कॉन्स्टेंट थ्रेट की तरह काम कर रहा था, यानी कि उनको डरा रहा
था। फियर्स रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट बिगन इन इंडिया एंड स्प्रेड इन द अदर कंट्रीज एज वेल। हमारे यहाँ पर फियर्स रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट शुरू हुआ, यानी कि एक सीरियस रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट शुरू हुआ, और ये देखने के बाद अलग अलग कंट्रीज के अंदर भी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुए। द सर्कमस्टेंस इन इट्स बैकग्राउंड वेयर द कैंसिलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द पार्टीशन ऑफ टू ग्रुप्स जहल एंड मावल एट द कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इन सूरत 1907। ठीक है, इसके अलग अलग क्या क्या रिजल्ट आए, तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि बंगाल का पार्टीशन रुक गया। ठीक है, द पार्टीशन ऑफ टू ग्रुप्स, ठीक है, जहल एंड मवाल इंक्रीज हुआ। ठीक है, जो कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सूरत में 1907 के अंदर उन्होंने लागू किया था। एंड द टेरिफिक ऑपोजिशन टू प्रैक्टिस ऑफ कांग्रेस ऑफ मेकिंग ओनली रिजोल्यूशन एंड रिक्वेस्ट। ठीक है, अलग अलग उन लोगों ने कांग्रेस पॉलिसीज एडॉप्ट की कि हम लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कर रही है वो हम लोग नहीं सहन करेंगे। लाल बाल पाल ट्रायो एडॉप्टेड द रेडिकल एटीट्यूड विच ब्रॉट न्यू लाइफ इन द यंग इंडियन एक्टिविटीज। ठीक है, हम लाल बाल पाल को जानते हैं। लाल बाल पाल का जो ट्रायो था, ठीक है, उन्होंने एक हमारे यहाँ का जो यूथ था, जो यंग थे, उन लोगों के अंदर एक अलग जुनून भरा और उनको एक एक्टिविटी करने के लिए प्रोत्साहन दिया। एक्टिविटी यानी कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करने के लिए प्रोत्साहन दिया। द लेथरेटिक पॉलिसी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट अ सॉलिड न्यू टर्न, और यहीं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पॉलिसीज थी वो एक सॉलिड टर्न कर रही थी, यानी कि वो हार्श हो रही थी, उनका एटीट्यूड्स बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ रही थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक डिक्लेयर्ड इन फर्मली फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ। उसके बाद जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इससे मुझे कोई छीन नहीं सकता और मैं इसको अचीव करके ही रहूंगा। दिस बिकम द मैक्सिम फॉर द रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स। और जितने भी दूसरे फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी दूसरे लोग थे जो लड़ रहे थे, उनके अंदर ये एज अ स्पार्क काम किया कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। At that time, a group of Indian youth undertook activities to seek freedom from foreign rule. ठीक है, अलग अलग जगह से अलग अलग यूथ जो है वो एक्टिविटीज कर रहा है, यानी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रहा है कि कैसे हम ये फॉरेन रूल से फ्रीडम ले पाए। These extreme revolutionaries were more than happy to sacrifice their lives for the motherland. ठीक है, और ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, खुशी खुशी अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। They could give up their lives or take lives in order to attain freedom. अब लोग आज़ादी लेने के लिए मर भी सकते हैं और दूसरों को मार भी सकते है। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज स्प्रेड इन महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रोविंस, उत्तर प्रदेश एंड सेंट्रल इंडिया। ये सारे जगह कर इंडिया में अलग अलग जगह पर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू हो चुकी थी, यानी कि फैल चुकी थी। अमॉन्ग दिस एक्टिविटीज वेर सम लाइक मीरा मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, अनुजमान ए मुहिल्लेबैन वतन, India Patriots Association, etc. and thus gave impetus to revolutionary activities. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बने, अलग अलग जो बोलते हैं ना कि ग्रुप्स बनने लगे, जिन्होंने अपने नाम दिए, ये टाइटल की और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे थे। इन द फर्स्ट स्टेज न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स लाइक युगंतार, नवशक्ति, वंदे मातरम, केसरी, मराठा गेव कॉन्स्टेंट स्ट्रेंथ टू द एक्टिविटीज। और सबसे पहले स्टेज पर न्यूज़पेपर जैसे कि युगंतर थे, नवशक्ति थे, वंदे मातरम, केसरी, मराठा, ये न्यूज़पेपर के अंदर ऐसी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के बारे में छपता था कि लोग पढ़ के और ज़्यादा जुनून में और ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती थी। अबाउट 34 रिवॉल्यूशनरीज वेर प्रोसिक्यूटेड इन द अलीपुर मैस्क। सेवरल रिवॉल्यूशनरीज वेर अरेस्टेड इन हावड़ा मैस्क एंड ढाका मैस्क। ठीक है, अलग अलग रिवॉल्यूशनरीज को जेल भी किया गया, जैसे 34 रिवॉल्यूशनरीज को अलीपुर के जेल में डाला गया, उसके अलावा हावड़ा में, ढाका में अलग अलग रिवॉल्यूशनरीज को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया था। Attempt to kill Lord Henrich by throwing a bomb, dropping bomb on Victory Mint on November 13, 1909 outside Raipur Darwaza in Ahmedabad can all be given as example of this. उसके बाद लोगों ने लॉर्ड हेनरिच को मारने की कोशिश की, वहां पर बॉम्ब फोड़ने की कोशिश की, और उसके बाद फाइनली विक्ट्री मिंटो को नवंबर 13, 1909 में अहमदाबाद के रायपुर दरवाजा के बाहर बॉम्ब उनके ऊपर फेंक दिया और उनको मार दिया गया। In the second stage, 1920 to 1942, events like Kakori loot case, Lahore massacre, and dropping of bomb on Central Parliament, Delhi took place. You have already studied about the other revolutionary engaged in all these activities. Second stage की बात करें, जब 1920 से 1942 की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स हुए, जैसे काकोरी लूट केस हुआ, लाहौर मैस्क हुआ, ठीक है, हमारे दिल्ली पार्लियामेंट पर बॉम्ब फेंक दिया गया था। ये सारी चीज़ों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कौन कौन इसके अंदर इंगेज था, ये सारी चीज़ें हम लोग पास्ट में इन डिटेल पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है फियर्स रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन गुजरात, यानी कि गुजरात के अंदर कौन कौन से रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स हुए थे।
श्री अरबिंदो घोष वॉज द पायनियर ऑफ आर्म्ड रिवॉल्यूशन इन गुजरात। गुजरात के अंदर सबसे पहले अगर बात करें कि आर्म्ड रिवॉल्यूशन यानी कि हथियार वगैरह यूज करने की शुरुआत की हो तो वो थे श्री अरबिंदो घोष। बट ही रिमेन बिहाइंड द कर्टन, बट वो हमेशा पीछे रहते थे, यानी कि कभी फ्रंट फेस पर आके मतलब हमेशा मदद करते थे, बट कभी भी वो अपना नाम जल्दी लेते नहीं थे। हिज ब्रदर बरिंद्र कुमार घोष ऑलवेज रिमेन इन द फोर फ्रंट, ठीक है, उनका भाई हमेशा आगे रहता है और श्री अरबिंदो घोष जो थे वो उनको हमेशा सपोर्ट करते थे पीछे से। He arrived in Gujarat and moved towards the southern path. वो गुजरात में आए और साउथ के हिस्से में सेटल आउट हो गए। Here he met श्री छोटू भाई एंड श्री अंबू भाई पुरानी, वेरी एबल कंपेनियंस, ठीक है, वहां पर वो किससे मिले तो श्री छोटू भाई और श्री अंबू भाई पुरानी से मिले, जो उनके बहुत ज्यादा अच्छे कंपेनियंस बने थे कि वो सब साथ में मिलके एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स कर सकते हैं। सकरिया स्वामी मेट हिम ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा, उनको सकरिया स्वामी कहां पर मिले तो नर्मदा नदी के किनारे पर मिले थे। दिस स्वामी वॉज एसोसिएटेड विद क्वीन ऑफ झांसी एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये जो स्वामी थे वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ जुड़े हुए थे जब 1857 में फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हुआ था। बरिंद्र कुमार इन्वॉल्व सम ऑफ द मिडिल क्लास यूथ फ्रॉम बड़ोदरा, चारोत्रा रीजन, खेड़ा, अहमदाबाद, महसाणा इन द रिवॉल्यूशन। बरिंद्र कुमार जो थे वो अलग अलग जगह से, जैसे वडोदरा हो गया, चरोतर हो गया, यानी कि खेड़ा, अहमदाबाद, महसाणा, यहाँ से छोटे छोटे जो मतलब जो यूथ होते थे उनके छोटे छोटे ग्रुप्स को रिवॉल्यूशन के लिए इंकरेज करते थे। इन दिस रिलेशन द बगी ऑफ विक्ट्री मिंटो वाज बॉम्ब्ड आउटसाइड एट रायपुर दरवाजा इन अहमदाबाद। और इन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स ने क्या किया था, जो विक्ट्री मूवमेंट की बगी होती है यानी कि जो घोड़ा गाड़ी होती है, उनको अहमदाबाद के रायपुर दरवाजा के बाहर बॉम्ब से उड़ा दिया था। श्री अरबिंदो घोष डिस्क्राइब द स्कीम फॉर रिवॉल्यूशनरी इन हिज बुक नेम भवानी मंदिर। श्री अरबिंदो घोष ने ये पूरा जितना भी रिवॉल्यूशन के बारे में था ये सारी चीजें उनकी बुक भवानी मंदिर के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। इट वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड इनटू गुजराती एंड पब्लिश्ड इन द जनरल दक्षिणा बिसाइड दिस बुकलेट्स विद टाइटल लाइक देसी वनस्पति दवाओ, नहावाना साबु, बनावવાની રીત, कसरत, गुलाबનો કિસ્સો, કયાળાનો સમગ્ર एक्सेट्रा वेर पब्लिश इन ऑर्डर टू स्प्रेड थ्रू आउट थॉट्स ऑफ रिवॉल्यूशन। अगर हम बात करें कि अरबिंदो घोष की जो बुक्स थी उनको गुजराती में भी ट्रांसलेट किया गया था, जैसे जनरल का नाम था दक्षिणा, ठीक है, उसके अलावा अलग अलग बुकलेट्स लॉन्च की गई थी, जैसे देसी वनस्पति दवाओ, नहावाना साबु बनावવાની રીત, कसरत, गुलाबनो किस्सो, कायड़ानो संग्रह, अलग अलग टाइटल के साथ बुकलेट लॉन्च की गई थी। अब यहाँ पर बुकलेट इतनी स्मार्टली की गई थी कि नहावानो साबु बनावવાની રીત, बेसिकली यहाँ पर बात की है कि सोप बनाने की टेक्निक्स, बस उस बुक के अंदर होता था कि हथियार कैसे बनाते हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स को गुजराती लोकल लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए उसका बेनिफिट उठा के वो लोग अलग टाइटल के साथ अलग चीज लोगों को सिखाते थे। So that Britishers won't understand, this booklet contain method of preparing bombs. ब्रिटिशर्स को पता ना चले बट इस बुक्स के अंदर बॉम्ब बनाने की और अलग अलग चीजें हथियार बनाने की मेथड्स बताई हुई होती थी। गंगनाथ विद्यालय was established near Chandola, Karnali, where secret revolutionary activities were carried out. उसके बाद गंगनाथ विद्यालय एस्टेब्लिश किया गया चांदोद करनाली के पास, जहां पर अलग अलग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की जाती थी। Many Gujarati youth joined this revolutionary activity against whom stern action was taken by the government, but the fight did not stop and finally government released that suspension would not help to rule over इंडिया। और गुजरात के अंदर और भी यूथ ज्वाइन हुए और बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई और उसकी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए, लोगों को जेल में भी डाला, बट लोग रुके नहीं, उन्होंने अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ते रहे और लास्ट में जो थे वो ब्रिटिशर्स को झुकना पड़ा। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन फॉरेन कंट्रीज। द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स बिगिन इन फॉरेन कंट्री ऑल्सो फॉर गिविंग फ्रीडम टू इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स फॉरेन में भी हुए, यानी कि आजादी इंडिया को दिलवानी है, बट जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स जो है वो फॉरेन कंट्रीज में भी हो रहे। द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज दैट बिगन इन इंडिया स्प्रेड टू डिफरेंट कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, म्यांमार, मलाया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, रशिया, इन सारी कंट्रीज के अंदर इंडिया को आजाद दिलवाने के लिए रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स हो रहे थे। The active revolutionaries who took part in revolutionary activities in foreign countries are, कौन कौन लोग थे जिन्होंने फॉरेन में रह के इंडिया की आजादी के लिए बहुत ज्यादा मदद रूपी रहे, तो उसकी शुरुआत करते हैं। श्यामजी कृष्णा वर्मा, मदन लाल डिंगरा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल लाल, उमा सिंह, राजा
महेंद्र प्रताप, मैडम भिखाईजी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अबुल्ला, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्लई, डॉक्टर मथुर सिंह, जिसको खुदा बख्श भी बोला जाता था, वेर एसोसिएटेड विद देयर एक्टिविटीज। ये सब लोग इंडिया के बाहर रह के इंडिया की आजादी के लिए काम कर रहे थे। द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन द फॉरेन कंट्रीज गेव इम्पियस टू द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज फॉरेन में हो रही थी, ये इंडिया के रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा अच्छा बना रही थी, बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो रही थी और बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स पर प्रेशर हो रहा था। पिस्तौल्स वेर बीइंग सीक्रेटली सेंट टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड अलोंग विद द बेडिंग्स ऑफ कुक्स। ठीक है, इंग्लैंड से इंडिया पिस्तौल्स भेजी जा रही है, हमारे रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स के लिए हथियार भेजे जा रहे हैं। मदनलाल ढींगरा killed William Wheel, who used to criticize the revolutionaries in 1907. मदनलाल ढींगरा ने विलियम वेल को मार दिया क्योंकि वो 1907 में रिवॉल्यूशनरी जो लोग थे उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे, बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, इसलिए। द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज एस्टेब्लिश इन कैलिफोर्निया, अमेरिका, विच वॉज लेटर नेम्ड एज गदर पार्टी बाय लाला हरदयाल लाल। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाई गई, कहां पर बनाई गई? अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर बनाई गई और बाद में उस पार्टी का नाम बना गया गदर पार्टी, जो किसने दिया था? लाला हरदयाल लाल। अ वीकली नेम्ड गदर वाज पब्लिश्ड इन 4 लैंग्वेजेस। गदर करके एक वीकली रिपोर्ट या फिर वीकली आर्टिकल लॉन्च होना शुरू हुआ जो 4 लैंग्वेज में पब्लिश होता था। तरक्षनाथ दास एंड कतार सिंह टू ज्वाइन दिस एक्टिविटी। धीरे धीरे करके और भी लोग जुड़ने लगे, जैसे करकनाथ दास और करात सिंह ने भी ये एक्टिविटी ज्वाइन की। चंपक रमन पिल्लई फॉर्म द हिंद राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल इन जर्मनी। प्लान वॉज मेड टू अटैक इंडिया बाय मेकिंग ईरान एज अ हेडक्वार्टर 1907 इन द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्टटगर्ट जर्मनी। अगर बात करते हैं हम चंपक रमन पिल्लई की, तो उन्होंने हिंद राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल जर्मनी के अंदर बनाया और जर्मनी के अंदर प्लान बनाया गया था कि ईरान के साथ मिलकर या इंडिया के साथ मिलकर हेडक्वार्टर जिसका ईरान रहेगा और इंडिया पर अटैक किया जाएगा। ये सारी चीजें इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर जो स्टटगर्ट के अंदर हुई थी उसके अंदर डिसाइड किया गया था। जर्मनी द नेशनल फ्लैग प्रिपेयर्ड बाय मैडम कामा वाज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जर्मनी के अंदर मैडम कामा ने सबसे पहले इंडिया का फ्लैग को होस्ट किया था। राजा महेंद्र प्रताप formed the provisional independent government under राष्ट्र प्रमुख in Afghanistan in which बरकतुल्लाह, अबीद-उद-दौला, मौलाना बशीर, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुर सिंह एक्सेट्रा ऑल्सो ज्वाइन। अगर उसके बाद बात करते हैं राजा महेंद्र प्रताप का, तो उन्होंने प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट यानी कि अफगानिस्तान के अंदर राष्ट्र प्रमुख करके एक एसोसिएशन बनाया जिसके अंदर बरकतुल्लाह, अबीदुल्ला, मौलाना बशीर, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुर सिंह इन सब लोगों ने भी ज्वाइन किया। दिस गवर्नमेंट मेड एफर्ट्स टू गेट हेल्प फ्रॉम रशिया, ईरान, तुर्की एक्सेट्रा। और ये जो एसोसिएशन है वो क्या काम करता था? तो ये जो गवर्नमेंट होती थी दूसरी कंट्रीज की जैसे कि रशिया, ईरान, तुर्की, इन लोगों से हेल्प मांगता था इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। दे ऑल्सो मेट द तुर्किश चीफ ऑफ Anwar Pasha and the governor. The conspiracy Galibnama written on Reshmi Rumal, silk handicrafted, asking all the Muslim to unite and fight against Christians was exposed. ठीक है, उसके बाद क्या किया गया था कि ये लोग तुर्किश चीफ अनवर पाशा और उनके गवर्नर से भी मिले थे। ठीक है, और एक गलीबनामा लेके गए थे जिसको रेशमी रुमाल से, सिल्क हैंडीक्राफ्ट से उन्होंने लिखा था कि हम सब मुस्लिम्स को एक हो जाना चाहिए इंडिया की आजादी के लिए और हमको क्रिश्चियंस के खिलाफ लड़ना चाहिए। Raja Mahendra Pratap sent a golden strip with his signature to the Russian Kazakh, in which he had requested the Kazakh to sever all ties with England. उसके बाद राजा महेंद्र प्रताप ने गोल्डन स्ट्रिप यानी कि एक सुनहरी स्ट्रिप से एक सिग्नेचर करके रशियन कजार को ये रिक्वेस्ट की कि वो सारे जितने भी नाते हैं इंग्लैंड के साथ वो तोड़ दे। रशियन रिवॉल्यूशनरी ट्रॉस्की एड प्लेज ऑल हिज सपोर्ट टू द इंडियन रिवॉल्यूशनरीज। और रशियन रिवॉल्यूशनरी के जो ट्रॉस्की यानी कि उन्होंने प्लेज ली, उन्होंने ऐसा बोला कि जितने भी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इंडिया में होंगे रशिया उनको सपोर्ट करेगा। सोहनलाल पाठक इन बर्मा एंड परमानंद इन सिंगापुर कैरिड ऑन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। उसके अलावा अगर बात करें सोहनलाल पाठक जो बर्मा के अंदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रहे थे, परमानंद जो थे वो सिंगापुर के अंदर कर रहे थे। इन एडिशन टू दिस the Kamadmaru and Toshammaru steamers events provided inspiration to the Indian revolutionary string abroad to fight against the
ब्रिटिश। उसके अलावा ये लोग भी बाहर मतलब कि ब्रिटिश साइड रह के भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, इंडियन रिवॉल्यूशनरी यूथ को ये बता रहे थे कि हम लोग इंडिया के बाहर रह के भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। The Indian youth in the age group of 18 to 24 years were mainly involved in the radical freedom movement. इस freedom movement में इंडिया का यूथ जिसकी एज 18 से 24 साल की थी वो highly engaged थे। They used to carry out any kind of thrilling act as they did not fear death. ये लोग हर चीज करने के लिए तैयार थे, इनको कोई भी चीज का डर नहीं था क्योंकि ये मौत से भी डरते नहीं थे। When caught, they readily embraced deadly shouting slogans like इनकलाब जिंदाबाद एंड वंदे मातरम for the purpose of freedom of their motherland. जब इनको बहुत मारा जाता था या फिर इनको जेल में डाल दिया जाता था या इनको डेडली, तो तब ये डेडली शाउटिंग यानी कि जोर जोर से चिल्लाते थे इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम अपने मातृभूमि को फ्रीडम करवाने के लिए। देयर सैक्रिफाइस वुड प्रोवाइड इंस्पिरेशन टू द यूथ जनरेशन फॉर एजिस। और ये जो उनके कुर्बानी थी या उनका ये जो जुनून था ये सालों साल तक एजिस तक लोग याद करेंगे और उससे इंस्पिरेशन लेंगे। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो 1909 में हुआ था। द इंग्लिश अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू क्रिएट एनमिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम 1906 में इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की थी डिवाइड एंड रूल जिसका मेन एम था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में झगड़े करवाना। अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान मुस्लिम डेलीगेशन मेट विक्ट्री मिंटो। Morley was the Indian vizier at that time 1909. These reforms are known as Morley-Minto reforms. इसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो लीडरशिप थे आगा खान, ठीक है, जिन्होंने मुस्लिम डेलीगेशन विक्ट्री मिंटो के साथ मीटिंग की थी जब मुस्लिम लीग फॉर्म करना था, तो विक्ट्री मिंटो मेन इंसान था जो उसने मुस्लिम लीग फॉलो करवाई थी या फॉर्म करवाई थी, ठीक है। उसके साथ एक इंडियन वजीर भी मिला हुआ था, ठीक है, 1909 में वो उसको मिला था। और ये टोटल रिफॉर्म्स को बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, क्योंकि मिंटो जो विक्ट्री मिंटो जो फादर ऑफ द मुस्लिम लीग भी बोला जाता है क्योंकि जिसकी वजह से मुस्लिम लोगों ने अलग कम्युनिटी बनाई। और मॉर्ले जो था जो एक इंडियन वजीर था, तो ये मॉर्ले और मिंटो ने मिलकर जो मुस्लिम लीग बनवाई, इसलिए इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अराइवल ऑफ गांधी जी टू इंडिया। 1915 में जब गांधी जी इंडिया में आए तब क्या हुआ, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया 1915 आफ्टर सक्सेसफुली फाइटिंग अगेंस्ट द रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका विद सत्याग्रह। गांधी जी 1915 में वापस इंडिया आ गए सक्सेसफुली, उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर राष्ट्रिज्म के खिलाफ सत्याग्रह करने के बाद। हिज पॉलिटिकल मेंटर गुरु वाज गोपाल कृष्ण गोखले। उनके जो पॉलिटिकल मेंटर या गांधी जी के जो गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। एंड स्पिरिचुअल मेंटर श्रीमद राजचंद्र। और स्पिरिचुअल मेंटर यानी कि भक्ति भाव को लेके, मेडिटेशन को लेके, इन सब के जो मेंटर थे उनका नाम था श्रीमद राजचंद्र। whom he got inspiration, और उनसे उनको इंस्पिरेशन मिलती थी सारी। गांधी जी ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया एंड ऑब्जर्व द लाइफ ऑफ इंडियंस। गांधी जी पूरा इंडिया घूमे और उन्होंने इंडियंस के लाइफ को समझा और ऑब्जर्व किया। He considered explosions at the root of poverty in India and made plans to abolish British rule in India. उन्होंने ऐसा बोला कि हमारे यहाँ के इंडिया के अंदर जो जड़ों में गरीबी घुस चुकी है और उसका मेन रीजन है ब्रिटिशर्स के जो प्लान्स है या ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी है, उसकी वजह से इंडिया कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जा रहा है। उसके बाद आता है रॉलेक्ट एक्ट 1919। रॉलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है। रॉलेक्ट एक्ट शुरू करते हैं 1919 में जो हुआ था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म द रॉलेक्ट एक्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रॉलेट द मिनिस्टर ऑफ लॉ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रॉलेक्ट एक्ट बनाया था जिसके चेयरमैन कौन थे, रॉलेट, जो लॉ के मिनिस्टर थे। 1919 में रॉलेक्ट एक्ट को पास किया गया था। दिस एक्ट वाज फ्रेम्ड विद द पर्पस ऑफ सप्रेसिंग रिवॉल्यूशनरीज एंड नेशनलिस्ट। ठीक है, रॉलेक्ट एक्ट का मेन क्या काम था, तो रॉलेक्ट एक्ट का मेन बनाया गया था ये इसलिए कि जो भी रिवॉल्यूशनरीज है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर जो अलग अलग नेशनलिस्ट है जो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, उन सबको जेल में डालना है। This act came to be known as Black Act because it was meant to suppress individual freedom and freedom of speech। और लोगों ने इसको रॉलेक्ट एक्ट को ब्लैक एक्ट नाम भी दिया। क्यों ब्लैक एक्ट नाम दिया? क्योंकि जो इंसान अपने देश के लिए लड़ रहा है, अपने देश के लिए फ्रीडम के लिए लड़ रहा है, उसको जेल में डाल देंगे तो एक इंसान के इंडिविजुअल फ्रीडम भी चली जाएगी और उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच भी चला जाएगा। इसीलिए रॉलेक्ट एक्ट को लोगों ने ब्लैक एक्ट नाम भी दिया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, any suspicious person could be arrested and jailed without conducting any trial against him। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान, जो भी सस्पिशियस इंसान है, को लग रहा है कि शायद ये कोई रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कर रहा है, उसको बिना कुछ
बोले या बिना कुछ उसके अकॉर्डिंग कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं होगा तो भी उसको जेल में डाल सकते हैं। दैट्स व्हाई गांधी जी कॉल्ड इट्स ब्लैक एक्ट, और इसीलिए गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट कहा कि अगर हमारे खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट हो, हमने कुछ गुनाह किया हो, तब हमको जेल में डालो, बट बिना कोई गुनाह के, बिना कुछ बोले, अगर आप सिर्फ शक के दायरे में किसी को भी जेल में डाल सकते नहीं हो। And Motilal Nehru considered it's a snatching away of argument, appeal and advocacy. और मोतीलाल नेहरू ने इसको बोला था कि snatching away यानी कि हमारे arguments, हमारी अपील, हमारा advocacy हमसे छीना जा रहा है। The British government gained immense power under this act टू सप्रेस एनी काइंड ऑफ ऑपोजिशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बहुत ज्यादा पावर आ गई थी। क्यों पावर आ गई थी? क्योंकि इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो किसी को भी जेल में डाल सकते थे। सो लीडर एंड पीपल एट लार्ज एक्सप्रेस देयर ऑपोजिशन, और इसीलिए बहुत सारे लीडर्स और बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज भी किया था, इसके खिलाफ विरोध में प्रदर्शन भी किया था। मीटिंग्स, रैली, शोज एंड स्ट्राइक्स वेर ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट इट। बहुत ज्यादा मीटिंग्स की गई, रैली निकाली गई, उन लोगों ने स्ट्राइक की, ये सारी चीजें की रॉलेट एक्ट के खिलाफ। गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन दिल्ली। दिल्ली में गांधी जी को अरेस्ट भी किया गया। वे डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू वेर अरेस्टेड इन पंजाब। ठीक है, यहां पर मेन है डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को पंजाब के अंदर भी अरेस्ट किया गया था। द एलिगेशन बिकेम सेवियर, द गवर्नमेंट वेमली ट्राइड टू सप्रेस ऑल ऑपोजिशन। उनके खिलाफ कोई भी उनके पास मेन सबूत नहीं थे, तो भी गवर्नमेंट ने उनको क्या किया, जेल में डाल दिया। अब आता है जलियांवाला बाग, जो 13 मार्च 1919 को हुआ था। यहां पर जलियांवाला बाग जो है उसका बेसिक जो फंडामेंटल है, जो बेस है, वो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू है। देखते हैं जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। व्हेन पॉपुलर लीडर्स लाइक डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू वर अरेस्टेड इन अमृतसर पंजाब। ठीक है, जब पंजाब के अमृतसर से डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को अरेस्ट कर दिया गया था, अ पब्लिक गैदरिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द जलियांवाला बाग इन अमृतसर ऑन द डे ऑफ बैसाखी। और क्योंकि पंजाब के बहुत पॉपुलर लीडर थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, पंजाब के अंदर सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज या पंजाब के लोग जो थे वो इन्हीं दो लोगों की सारी बातें मानते थे। क्योंकि ये दोनों को अरेस्ट कर दिया गया है, तो लोग ये सोच रहे थे कि अब इनको कैसे छुड़ाए या आगे पंजाब को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए उन्होंने बैसाखी के दिन एक लार्ज गैदरिंग ऑर्गेनाइज की, यानी कि बैसाखी के दिन सारे जितने भी लोग हैं वो एक जगह पर इकट्ठे होंगे और इसके बारे में सोचेंगे। General O'Donnell Dyer reached there with his troop and without any warning opened fire on innocent people। और वहां पर जनरल ओडोनिल डायर आए अपनी आर्मी के साथ, और उन्होंने बिना कोई वार्निंग दिए हुए या बिना कुछ बताए जो इनोसेंट लोग थे, यानी कि जो लोग वहां पर बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे और ये सोचने आए थे कि कैसे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को छिड़ाए, उनके ऊपर ओपन फायर किया गया, यानी कि लोगों को अंधाधुंध गोलियों से मारना शुरू कर दिया। फ्रॉम द मशीन गन्स, ठीक है, मशीन गन से उन लोगों ने लोगों पर मारना शुरू किया। देयर वेर हाई वॉल्स ऑन 4 साइड ऑफ द बाग, इन द मिडल वॉज द अनयूज्ड वेल एंड द ओनली वे आउट बीइंग नैरो, अ नंबर ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन द फायरिंग। ठीक है, जलियांवाला बाग के आसपास बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी, तो दीवार कूद के बचना पॉसिबल नहीं था, और बाग के बीच में एक कुआं पड़ा था। ठीक है, एक कुआं था जिसके अंदर लोग कूद के जान दे रहे थे, और वरना फायरिंग से वो लोग मारे जा रहे थे। According to the government report, 379 people died and 1,200 people injured। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 379 पीपल की डेथ हुई थी और 1200 लोग इंजर्ड हुए थे। As per the committee appointed by the Congress, 1,000 people had died in the fighting। बट जब कांग्रेस कमेटी ने इसका रिपोर्ट निकाला तो उनके अकॉर्डिंग 1000 लोग मारे गए थे। हंटर कमीशन इन्वेस्टिगेटिंग द केस ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, हंटर कमीशन बनाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी इस केस के ऊपर के जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। डिफेंडेड जनरल डायर, और वो लोग डिफेंड कर रहे हैं जनरल डायर को कि जनरल डायर की कोई भी गलती नहीं है। द कमीशन फॉरगिव डायर कंसिडरिंग इट इज एन इनोसेंट मिस्टेक दैट हैपेंड अननोइंगली। और इन लोगों ने जनरल ओडोनिल डायर, जिसने हजारों लोगों को ओपन फायरिंग में मार दिया, उसको ये कंसिडर किया कि ये एक इनोसेंट मिस्टेक, एक छोटी सी गलती हो गई है जाने अनजाने में। ये चीज उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया हंटर कमीशन ने कि जनरल डायर से ये चीज इनोसेंटली, यानी कि एक नादान गलती हो चुकी है जो अननोइंगली यानी कि अनजाने में हुई है। ये बहुत ही गलत चीज उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। ऑन द अदर हैंड, व्हेन डायर रिटर्न टू इंग्लैंड, ही वाज होनर्ड विद द स्वॉर्ड एंड 2000 पाउंड। और इतने
क्या बोलूं मैं कि ये इन लोगों को जब जनरल ऑर्डिनल डायर वापस इंग्लैंड गए तो उनको स्वॉर्ड यानी कि तलवार देके सम्मानित किया गया और 2000 पाउंड का गिफ्ट भी दिया गया। इंडियंस गॉट अ टेरिबल शॉक बिकॉज ऑफ दिस, और इंडियंस को इससे बहुत ज्यादा शॉक लगा कि हमारे इतने सारे लोगों को मारने के बाद इनको सम्मानित किया जा रहा है। आफ्टर दिस इनह्यूमन एक्ट गांधी जी फेथ टूवर्ड्स द ब्रिटिश वॉज कंप्लीटली लॉस्ट, और इसके बाद गांधी जी का ब्रिटिश गवर्नमेंट से भरोसा उठ चुका था। द इवेंट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन यूनाइटिंग द होल नेशन। यहां पर जलियांवाला बाग ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि हर एक इंसान के जहन में आग निकल गई थी कि हमारे इतने सारे लोगों को मार कैसे सकते हैं, जिसकी वजह से पूरा इंडिया एक हो चुका था। दिस ट्रेजेडी बिकम द ग्राउंड फॉर द फ्यूचर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इसी की वजह से, ये ट्रेजेडी की वजह से आगे चलकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने शुरू किया। नेक्स्ट हम देखते हैं खिलाफत मूवमेंट। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की ज्वाइन द जर्मन साइड। ठीक है, अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो टर्की जो था उसने जर्मन की साइड ज्वाइन की थी। सो व्हेन इंग्लैंड वॉन द ट्रीटी दैट वाज मेड हैड मेड फॉर्म एंड अनजस्ट टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द लूजिंग साइड। और जब इंग्लैंड जीत गया था तो बहुत सारी ऐसी ट्रीटी टर्म्स एंड कंडीशन बनाए गए थे हारने वाले साइड के लिए जो बहुत ही अनजस्टिक थे। द सुल्तान ऑफ टर्की एट दैट टाइम वाज द खिलाफा हेड ऑफ मुस्लिम। ठीक है, उस टाइम के जो सुल्तान ऑफ टर्की थे, ठीक है, जिसको खिलाफा बोला जाता है, मुस्लिम्स के हेड। द मूवमेंट इन इंडिया टू अपोज द स्ट्रिक्ट टर्म्स इम्पोज्ड ऑन टर्की एंड द सुल्तान केम टू बी नोन एज खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, और टर्की के ऊपर जितने भी स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए गए थे तो सुल्तान ने इसको खिलाफत मूवमेंट नाम दिया था। अली ब्रदर्स मौलाना शकुंतली एंड मौलाना मोहम्मद अली वेर द चीफ लीडर्स ऑफ द मूवमेंट, और इस मूवमेंट के अली ब्रदर्स जो थे इनके चीफ लीडर्स थे इस मूवमेंट के लिए। गांधी जी रिक्वेस्ट द कांग्रेस टू सपोर्ट द मूवमेंट कीपिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन माइंड, और गांधी जी ने बोला था कि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करो। क्यों सपोर्ट करोगे खिलाफत मूवमेंट को? जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बनी रहे। द मूवमेंट बिकम सर्व विद द कांग्रेस सपोर्ट, और ये मूवमेंट में कांग्रेस ने उनको पूरा सपोर्ट दिया था टर्की के खिलाफत मूवमेंट के अंदर, बिकॉज हिंदू मुस्लिम की यूनिटी एक रहे। अब बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, जो 1920 से 1922 तक चला था। द नागपुर कॉन्फ्रेंस गेव द अप्रूवल टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिसंबर 1920। दिसंबर 1920 में नागपुर के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर अप्रूवल मिला था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। नाउ द कांग्रेस मेड अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, स्वराज्य इंस्टीड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट व शासन अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। अभी तक कांग्रेस पार्टी जो लड़ रही थी वो स्वशासन के लिए लड़ रही थी। स्वशासन क्या होता है कि भाई ब्रिटिशर्स यहीं पर रहेंगे, ठीक है, बट हम लोग गवर्नमेंट संभालेंगे, यानी इंडियन गवर्नमेंट काम करेगी, ब्रिटिशर्स यहाँ पर एज ए सिटीजन रहेंगे। बट क्योंकि जलियांवाला बाग हुआ, लोगों के अंदर अब इतना गुस्सा है, उन लोगों ने स्वराज्य मांगा। स्वराज्य यानी कि अब हमको इंडिया की इंडिपेंडेंस चाहिए, यानी कि अब ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट भी नहीं चाहिए और ब्रिटिशर्स यहाँ पर रहने भी नहीं चाहिए। कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट क्या हुए इसके? इन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट वाज हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू बी स्ट्रेंथ इंसिस्टेंट ऑन यूजिंग स्वदेशी आर्टिकल्स। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हुआ हिंदू मुस्लिम यूनिटी मेंटेन रही, ठीक है, लोगों ने स्वदेशी चीजें यूज करना शुरू किया। रेवेल ऑफ स्पिनिंग व्हील इन एवरी हाउस, हर घर में स्पिनिंग व्हील्स देखने को मिले। कलेक्शन ऑफ 1 करोड़ रुपीज फॉर तिलक स्वराज्य फंड, तिलक स्वराज्य फंड में 1 करोड़ रुपए जमा हो गए। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, नेशनल एजुकेशन प्रोहिबिशन एक्सेट्रा, हमारे यहाँ पे अनटचेबिलिटी जैसी चीजों पे लोग मानना कम कर दिया। हमारे यहाँ पर नेशनल एजुकेशन यानी कि हिंदी एजुकेशन वगैरह बढ़ने लगा। प्रोहिबिशन होने लगे, यानी कि इंग्लैंड की चीजों पे या ब्रिटिशर्स की चीजों पर हमने रोक टोक लगा दी। इसके अलावा भी बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हुए थे? क्या नेगेटिव चीजें हो गई थी? नेगेटिव एस्पेक्ट कंसिस्ट ऑफ गिविंग अप ऑन गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, लोगों ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस, लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में पढ़ना छोड़ दिया। बॉयकॉट लेजिस्लेचर, ठीक है, हमारे जितने भी लेजिस्लेटर है, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट कोर्ट्स, जितने भी गवर्नमेंट के कोर्ट थे वहां से लोगों ने रिजाइन कर दिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिजाइन कर दिया। बॉयकॉट फॉरेन क्लोथ एंड अदर आर्टिकल्स, ठीक है, हमने जितने भी फॉरेन क्लोथ्स थे, जितने भी दूसरे आर्टिकल्स थे उन सबको बॉयकॉट कर दिया। गवर्नमेंट फंक्शंस, टाइटल एक्सेट्रा, जितने भी लोगों को अवार्ड दे रहे थे, गवर्नमेंट अगर किसी को अवार्ड दे रही थी तो उन लोगों ने वो अवार्ड भी ठुकरा दिए। ये सारी चीजें नेगेटिव एस्पेक्ट में हुई थी।
Programs for non-cooperation movement. In the beginning of the movement, Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore surrendered their titles केसरिया हिंद and knighthood honor respectively. Non-cooperation movement की स्टार्टिंग में ही महात्मा गांधी को और रविंद्रनाथ टैगोर को एक अवार्ड मिल रहा था. महात्मा गांधी को केसरिया हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड honor, और दोनों ने ही इस टाइटल को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि लेने से मना कर दिया. Other leaders of the nation also gave up their title and position. और भी लोगों ने अपने टाइटल्स और अपनी बड़ी बड़ी पोजीशंस को छोड़ दी. स्टूडेंट्स लेफ्ट इंग्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस. जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इंग्लिश स्कूल और कॉलेजेस छोड़ दी. एट वेरियस प्लेसेस फॉरेन क्लोथ वेयर सेट ऑन फायर. ठीक है, अलग अलग जगह पर जो विदेशी कपड़ा था उसको जलाया गया. व्हेन ड्यूक ऑफ कैनेट केम टू इंडिया ही वाज बॉयकॉटेड. 1921 नवंबर में जब ड्यूक ऑफ कैनेट आ रहे थे इंडिया में तो उसको बॉयकॉट किया गया, यानी कि वहां पर कोई गया नहीं, उसको ना बोल दिया कि आप इंडिया मत आओ. द सेरेमनी ऑफ होनरिंग प्रिंस ऑफ वेल्स वाज बॉयकॉटेड. जो एक सेरेमनी होने वाली थी प्रिंस ऑफ वेल्स को सम्मानित करने की, वो भी लोगों ने बॉयकॉट कर दी. Such incidents created considerable nation excitement. और ये सारे इंसिडेंट्स से लोगों के अंदर और जागरूकता आ रही थी कि हाँ अब तो खिलाफत ही करेंगे, अब तो नॉन कॉपरेट ही रहेंगे, अब हम उनकी कोई भी बात मानेंगे नहीं. ऑन द अदर एंड नेशनल कॉलेजेस एंड स्कूल वेर एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, दूसरी तरफ की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर हमारी खुद की नेशनल स्कूल एंड कॉलेज बनाई जा रही थी. लोग अलग अलग स्कूल और कॉलेजेस एस्टैब्लिश कर रहे थे, लाइक काशी, बिहार, जामिया मिलिया, गुजरात एक्सेट्रा, विद्यापीठ. बहुत सारी जगह पर अलग अलग, जैसे काशी, बिहार, गुजरात, हर जगह पर अलग अलग स्कूल कॉलेज बन रही थी. ड्यू टू द विगोरियस प्रोपोगंडा फॉर स्वदेशी गुड, द इंपोर्ट ऑफ क्लोथ, फुटवेयर, लग्जरी आइटम्स फ्रॉम इंग्लैंड रिड्यूस्ड ड्रेस्टिकली. ठीक है, क्योंकि हम लोग स्वदेशी चीजें यूज कर रहे थे तो इंग्लैंड से जो भी चीज आ रही थी वो सारी चीजें अब आना कम हो गई. दिस रिएक्शन रेटेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट. और ये सारी चीजें ब्रिटिश पार्लियामेंट की नींव हिला दी, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरा हिल चुका था. द गवर्नमेंट वाज शॉक्ड बाय दिस काइंड ऑफ ह्यूज इकोनॉमिक लॉस टू इंग्लैंड. और इस वजह से गवर्नमेंट बहुत ज्यादा शॉक में था कि ये सारी चीजों की वजह से इंग्लैंड को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था. मोर देन 1 करोड़ रुपीज वॉज कलेक्टेड इन द तिलक फंड. हमारे यहाँ के तिलक फंड में 1 करोड़ से ज्यादा पैसे इकट्ठे हो गए थे. ऑन मेनी ओकेशंस द हिंदू मुस्लिम इमर्ज प्रीडोमिनेटली. ठीक है, बहुत सारी जगह पर हिंदू मुस्लिम ने एक साथ रह के सारा काम किया. द मोपाला रिवॉल्ट, मलाबार बिटवीन हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मुस्लिम पेजेंट्स, डिस्क्रिव क्रिटिसिज्म एंड इट वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी. ठीक है, एक मोपला रिवॉल्ट हुआ था. ठीक है, मलाबार में जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मुस्लिम पीजेंट्स के बीच में हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था और ब्रिटिश आर्मी ने यहां पर लोगों को जेल में भी डाला था. द गवर्नमेंट एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन, अनकंट्रोल्ड लाठीचार्ज, फ्रीइंग, कलेक्टिव अरेस्टेड एंड इनह्यूमन टॉर्चर वाज मेटेड आउट. गवर्नमेंट तो जब वो जेल में तो डाल रहे थे, उसके अलावा अनकंट्रोल्ड लाठीचार्ज यानी कि मार रहे थे लोगों के ऊपर, फायरिंग कर रहे थे, कलेक्टिव अरेस्ट कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, ये सारी चीजें भी कर रहे थे. अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ब्रेक हिंदू मुस्लिम यूनिटी वेयर मेड. बहुत ज्यादा उन्होंने अटेम्प्ट किया था कि ऐसे हिंदू मुस्लिम की यूनिटी तोड़े, बट कोई भी तरीके से हिंदू मुस्लिम की यूनिटी टूटी नहीं. द चौरा चोरी इंसिडेंट एंड विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट. चौरा चोरी मूवमेंट हुआ और कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया गया. पीपल टुक आउट द रैली इन द चौरी चौरा विलेज इन गोरखपुर. गोरखपुर के चौरी चौरा विलेज के अंदर एक रैली निकल रही थी उत्तर प्रदेश में. ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरा चौरी गांव में एक रैली निकल रही थी. द पुलिस ओपन फायर ऑन द पीपल. अचानक से पुलिस आई, ब्रिटिशर्स की पुलिस आई और उन्होंने ओपन फायरिंग करना शुरू कर दिया. बट व्हेन देन रेल shot of bullets, people attacked the police station and set on fire in which 21 policemen died. But इस बार लोगों ने भागने की जगह उनका सामना किया. लोगों ने क्या किया कि उनकी ही बंदूकें लेकर उन पर अटैक कर दिया. उसके अलावा पुलिस स्टेशन के अंदर 21 यानी 21 पुलिस वालों को बांध के पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन ही जला दिया. ऑन रिसीविंग दिस हॉरिबल न्यूज, गांधी जी सेड, आई हैव कमिटेड अ हिमालयन ब्लंडर बाय गिविंग द टूल ऑफ सत्याग्रह इन द हैंड ऑफ पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस. और जब ये बात गांधी जी के पास पहुंची कि भाई उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरा चौरी विलेज में लोगों ने हिंसा कर दी है, लोगों ने पुलिस वालों को अंदर बांध के पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया है, तो गांधी जी ने ये कमिटमेंट दिया कि मैंने सत्याग्रह का एक जो टूल है, सत्याग्रह की एक जो छड़ी है, वो ऐसे लोगों के हाथ में दे दी है जिसको नॉन वायलेंस का मतलब भी पता नहीं है. ही सस्पेंडेड द मूवमेंट इमीडिएटली. और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया क्योंकि गांधी जी को ये लग रहा था कि ये जो मूवमेंट है वो अब हिंसक बनता जा रहा है.
इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड इट्स इफेक्ट, क्या इंपॉर्टेंस है नॉन कॉपरेशन का और इसके इफेक्ट कैसे है। दिस मूवमेंट डिड नॉट अचीव इट्स डिजायर्ड एम्स बट थ्रू इट्स नेगेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट मैनेज टू जनरेट इन पीपल अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स। ये मूवमेंट की वजह से हमको हमारे एम तो मिले बट इसके नेगेटिव और कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट से लोगों को यह समझ में आया कि उनकी अवेयरनेस क्या है, उनके हक क्या है और कैसे उनको लड़ाई लड़नी है। अ नेगेटिव एटमॉस्फेयर अगेंस्ट द गवर्नमेंट वाज क्रिएटेड, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ हो गए लोग, एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया जो अच्छी बात है। There was a strong feeling of opposition against injustice. अब लोग बिल्कुल भी सहन नहीं कर रहे थे, अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो लड़ने की ताकत रखते थे। There was a political awareness among all the classes of India. हर एक इंसान को political awareness हो चुकी थी, यानी कि उनके क्या हक है, उनको क्या करना चाहिए, सबको पता चल गया था। द फेथ इन इंडिपेंडेंस बिकम स्ट्रॉन्गर, और जो एक आजादी को हमको आजादी चाहिए ये जो भरोसा था इसके ऊपर लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव करने लगे। द फियर ऑफ लाठी पनिशमेंट एंड इम्प्रिजमेंट वॉज रिमूव, लोगों को अब मार से या कोई पनिशमेंट सजा से या जेल से अब डर लगता नहीं था। द यूथ एंड वुमेन टू केम फॉरवर्ड टू सर्व देयर नेशन एंड कांग्रेस बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल। यूथ, महिला, सब लोग बाहर आए और सब लड़ने के लिए एक हो गए और कांग्रेस को इसके ज्यादा सपोर्ट मिला और सबका लिए कांग्रेस जो था वो एक मेन ऑर्गेनाइजेशन था। स्कूल गिविंग नेशनल एजुकेशन बिगन्स, स्कूल के अंदर नेशनल एजुकेशन देना शुरू हो गया। हिंदी स्टार्टेड गेटिंग मोर इंपॉर्टेंस देन इंग्लिश, इंग्लिश से ज्यादा लोगों ने हिंदी को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया। The movement that was limited to cities and towns and intellectuals spread to people and villages. एक मूवमेंट जो था जो कुछ लोगों तक सीमित था, कुछ लोगों को पता था, जो वो पूरे इंडिया के अंदर फैल चुका है। Now, last but not the least topic of this chapter, स्वराज्य पार्टी with the purpose of retaining the national awareness among people. ठीक है, हर एक इंसान को खबर होनी चाहिए, हर एक नेशन के पीपल को अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके लिए चित्तरंजन दास मुंशी एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज्य पार्टी, और इसी के लिए चित्तरंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी का निर्माण किया। आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने बंद कर दिया, विड्रॉ कर दिया, उसके बाद चित्तरंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी का फॉर्मेशन किया। देयर पर्पस वाज टू एंटर द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अपोज द अनफेयर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। इनका पर्पस था कि बाहर के लोग लड़ाई तो कर ही रहे तो हम लोग क्यों ना लीगल लड़ाई करें। इनका यह था कि हम एक पार्टी बना के लेजिस्लेटिव यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। The leader of the Swarajya Party also adopted the constructive activities of Gandhiji like abolition of untouchability, Hindu-Muslim unity, revival of spinning wheel, liquor prohibition, etc. स्वराज्य पार्टी ने भी गांधी जी की सारी बातें मानी और उसको अडॉप्ट की, जैसे अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी होनी चाहिए, स्पिनिंग व्हील होना चाहिए, ठीक है, दारू प्रोहिबिटेड होना चाहिए, ये सारी चीजें उन लोगों ने भी मानी। Swarajya Party constructed the election of the legislative held in November 1923 and the candidates of the Swarajya Party were elected in the central legislative as well as the provisional legislative and got clear majority. और स्वराज्य पार्टी ने जब नवंबर 1923 में लेजिस्लेटिव के इलेक्शन हुए थे तब स्वराज्य पार्टी के कैंडिडेट्स को मेजॉरिटी वोट्स मिले थे, क्लियर वोट्स मिले थे और उसके बाद उनको लेजिस्लेटिव में बैठने का मौका भी मिला था। इट डिड नॉट गेट द मेजॉरिटी इन बंगाल बट इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग पार्टी। बंगाल के अंदर इनको मेजॉरिटी नहीं मिली, स्वराज्य पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, बट एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बन चुकी थी क्योंकि लोग जानने लगे थे, लोगों के वोट्स थे उनके पास। मोतीलाल नेहरू was elected into the central legislative as the party leader and चित्तरंजन दास was elected in the Bengal provision. मोतीलाल नेहरू को इलेक्ट करने के जीतने के बाद उनको सेंट्रल लेजिस्लेटर में पार्टी लीडर के पोजीशन मिली और चित्तरंजन दास को बंगाल प्रोविजन के अंदर इलेक्ट किया गया। स्वराज्य पार्टी डिसअप्रूव द गवर्नमेंट बजट एंड प्रपोजल एंड रिजेंट द अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। स्वराज्य पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर ये अपोज किया कि ये जो गवर्नमेंट ने बजट्स वगैरह पास किए, प्रपोजल वगैरह पास किए, वो सही नहीं है और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पॉलिसीज यूज कर रही है वो भी सही नहीं है। इट कंप्लीट द गवर्नमेंट टू कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, और बोला गया कि गवर्नमेंट को लोगों की प्रॉब्लम समझनी चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए। ड्यू टू द वर्किंग ऑफ द स्वराज्य पार्टी ओनली गवर्नमेंट हैड टू अपॉइंट द साइमन कमीशन 2 years अर्लियर। ठीक है, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो स्वराज्य पार्टी की इतनी खास बात मान नहीं रही थी बट फिर भी उन्होंने एक साइमन कमीशन 2 साल पहले बनाया था। The स्वराज्य पार्टी फंक्शन इन अ डिसिप्लिन मैनर एंड एस्टैब्लिश हाई पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। स्वराज्य पार्टी जो है वो बहुत डिसिप्लिन में काम कर रही थी और एक हाई पार्टी बनती जा रही थी, धीरे धीरे उनके पास पार्लियामेंट का डोमिनेंट आ रहा था।
इट प्रूव टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट इंडियन कैन रूल कॉन्स्टिट्यूशनली एंड डेमोक्रेटिकली। ठीक है, ये गवर्नमेंट को वहां पर दिख गया कि ये जो इंडिया है ये लड़ाई के अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, लीगल तरीके से, डेमोक्रेटिकली भी इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है। द एजुकेटेड क्लास ऑफ इंडिया वॉज थस अट्रैक्टेड टू द स्वराज्य पार्टी। और जो एजुकेटेड पार्ट था इंडिया का, यानी कि जो लोग लड़ाई वगैरह पे नहीं मानते थे, लीगल लड़ाई मानते थे, वो लोग स्वराज्य पार्टी से अट्रैक्ट हुए और स्वराज्य पार्टी को ज्वाइन करने लगे। नेशनल अवेयरनेस री इमर्ज इन द पीपल। ठीक है, लोगों के अंदर नेशनल अवेयरनेस आने लगी, लोग समझने लगे। द पार्टी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ब्रिंगिंग द अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस वेरी नियर। और ये स्वराज्य पार्टी ने बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया कि हम लोग आजादी के और करीब पहुंच पाए। ऑल दिस इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्टी। और ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि स्वराज्य पार्टी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। विद द डेथ ऑफ चित्तरंजन दास इन जून 1925 द स्वराज्य पार्टी बिकम वीक। और जैसे ही जून 1925 में चित्तरंजन दास की डेथ हो गई, ये स्वराज्य पार्टी वीक होने लगी। सम मेंबर्स बिगन सपोर्टिंग द गवर्नमेंट व्हाइल अदर एस्टैब्लिश्ड अ न्यू पार्टी नेम नेशनल पार्टी। और लोगों ने यहाँ पर, कुछ लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने अपनी खुद की नेशनल पार्टी नाम से नेशनल पार्टी नाम से शुरू कर दी। Thus the prestige of the स्वराज्य पार्टी reduced। और इसी की वजह से जितना भी गर्व था स्वराज्य पार्टी का, जितना भी उसका एक इमेज थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। इन द 1926 इलेक्शन ऑल इट्स मेंबर लॉस्ट टेरिबली एक्सेप्ट इन मद्रास प्रोविंस। और 1926 के इलेक्शन में स्वराज्य पार्टी हर जगह से हार गया, सिर्फ मद्रास के अंदर वो था। बिपिन चंद्र पाल एंड सुरेंद्र बनर्जी even criticized the party strongly। और बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इस पार्टी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया था। और इसी के साथ स्वराज्य पार्टी कहीं ना कहीं वीक हो गई थी, खो चुकी थी। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आप बताइए एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आपको कैसा एक्सप्लेनेशन लग रहा है और क्या और आप एक्सपेक्ट करते हैं। तब तक बने रहिए अंकित क्लासरूम के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।